My name is Rajiv Yadav, and once again I am with you, ninth class, chapter 1. अब 12th क्लास से सीधा 9th क्लास, ऐसा क्यों? क्योंकि 12th क्लास की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जाके उसकी बिलोंगिंग होती है। अगर 12th क्लास में नहीं होती तो उसके बाद जब आफ्टर लाइफ आप लोग कॉलेज में जाते हो या फिर जब आप कभी आप सोसाइटी में जाते हो, डेमोक्रेसी की बातें करते हो, तब आपको जो भी कुछ जानने को मिलता है वो 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक से जानने को मिलता है। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी इंजॉय करते हैं, इसके अलावा जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, ये सारी बातें हमने कहीं ना कहीं ली हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोगों ने नहीं, जो दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सब ने कुछ ना कुछ सीखा है। अब ये देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पढ़ाया क्यों जा रहा है। 9th क्लास में जो बच्चे होते हैं, 8th क्लास पास करके आते हैं, तो थोड़ा बहुत उनका जो इंटेलेक्ट है वो डेवलप हो चुके, स्मार्ट हो चुके होते हैं। तो जब थोड़े थोड़े स्मार्ट होते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है वो क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स के बाद ये आए कहाँ से है, इनका ओरिजिन कहाँ है। तो ओरिजिन है, उसी को पढ़ाने के लिए आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया जा रहा है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए थोड़ा बेसिक समझते हैं, उसके बाद थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी में फ्रांस का नया किंग बनता है लुई 16। लुई 16 किंग बनता है तो क्या देखता है कि उसकी जो ट्रेजरी है, जो खजाना है वो खाली है, एम्प्टी है पूरा। जब खजाना एम्प्टी है इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किंग अगर अपने किंगडम को रन करना चाहता है, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता है, अपनी यूनिवर्सिटीज रन करना चाहता है, अपने कॉलेजेस, स्कूल्स, इसके अलावा अपनी आर्मी को मैनेज करना चाहता है, उन सब के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर मनी ही नहीं है तो कैसे सही से रूल कर पाएगा। तो क्या देखता है, उसकी ट्रेजरी एम्प्टी है, और ट्रेजरी एम्प्टी होने के पीछे बहुत सारे रीजन है। वो रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो में। इसके अलावा वहां के पीजेंट्स की हालत कैसी थी, उनकी सिचुएशन क्या थी, वहां और कौन कौन से स्टेट थे, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ा बेसिक ही होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए समझिए, शुरुआत करते हैं लेट 18th सेंचुरी। कंडीशंस इन फ्रांस। लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में, 18th सेंचुरी का मतलब 701 सीई से लेके 1800 सीई तक, उसे कहते हैं 18th सेंचुरी। वहां से शुरुआत से देखिए क्या है फ्रांस के अंदर। 1774 में, इन 1774 लुई 16 became the new king of फ्रांस। लुई 16 फ्रांस का नया किंग बनता है। जब वो नया किंग बनता है तो किंग बनने के बाद उसकी मैरिज की जाती है। तो ही मैरिड विथ, उसकी शादी होती है, प्रिंसेस होती है ऑस्ट्रिया की, इसका नाम होता है मैरी एंटोनिएट। मैरी एंटोनियो भी कहते हैं, कोई एंटोनिएट भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है ये यूरोपियन वर्ड्स है, दैट्स व्हाई इनमें से थोड़ा सा अपने को इंडियन लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। मैरी एंटोनियो, मैरी एंटोनिएट ऐसे कहा जाता है। तो लुई 16 1774 में किंग बनता है। उसके बाद वो मैरी एंटोनियो से शादी करता है, मैरिज करता है। अब देखिए ऑस्ट्रिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम आया है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, तो चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रिया का नाम हमें एक दो बार और सुनाई देगा। इसके अलावा इन फ्यूचर जब हम लोग थर्ड थर्ड चैप्टर की वीडियो में आएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सेकंड चैप्टर की वीडियो में आएंगे हिस्ट्री में, तो वहां भी हमें ऑस्ट्रेलिया का नाम, सॉरी ऑस्ट्रिया का नाम सुनने को मिलेगा। तो इसलिए ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से ध्यान रखना। अब देखिए लुई 16 जब किंग बन जाता है तो उसके सामने एक सिचुएशन क्रिएट होती है जो ऑलरेडी उसके सामने खड़ी थी। क्या थी? वो देखता है कि उसकी जो ट्रेजरी है, मतलब जो आप कह सकते हैं राजकोष, वो सारा का सारा है एम्प्टी। मतलब उसके पास इतनी मनी भी नहीं है कि वो अपने किंगडम को अच्छे से रन कर सके, अच्छे से गवर्न कर सके, अच्छे से उस पर रूल कर सके। ये सब भी उसके पास नहीं। और उसके पीछे रीजन है बहुत सारे। अब रीजन कई बार ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
या फिर अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो भी वो जरूरी होता है आपके लिए कि आप जाने कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ट्रेजरी एम्प्टी होती है। तो उसके लिए देखिए आप क्या क्या रीजन है। रीजन्स बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी। देखिए क्या रीजन है। फर्स्ट रीजन है एट दैट टाइम फ्रांस was supporting USA against ब्रिटेन। एक लाइन आई है, एट दैट टाइम फ्रांस वाज सपोर्टिंग यूएसए अगेंस्ट ब्रिटेन। उस समय के दौरान फ्रांस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। अब ये समझिए ब्रिटेन के खिलाफ सपोर्ट क्यों कर रहा था। तो जो ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर रूल किया है, एक टाइम पे 18th सेंचुरी के पहले उन लोगों ने यूएसए के भी कुछ पार्ट पे रूल किया है, ऑल ओवर यूएसए पे नहीं, यूएसए कुछ पार्ट पे रूल किया है, और जिन पार्ट पे रूल किया उनको कॉलोनीज कहते थे। तो यूएसए की जो 13 कॉलोनीज हैं, उन 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस जो गेन करवाई थी, वो इंडिपेंडेंस दिलाने में फ्रांस का बहुत बड़ा रोल था और फ्रांस ने फुल सपोर्ट किया था। दैट्स वाई जब ट्रेजरी एम्प्टी क्यों होगी? अगर फ्रांस यूएसए को आर्म्स, एमुनिशन, इसके अलावा मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा तो एक्सपेंडिचर तो होंगे ही होंगे, और फ्रांस का राजकोष जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी होगा। सो फर्स्ट रीजन वाज दैट एट दैट टाइम फ्रांस वाज सपोर्टिंग यूएसए अगेंस्ट ब्रिटेन। सेकंड वाज, देखो सेकंड क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट वर्साय। राजा का जो महल है, किंग का जो पैलेस है, उसे कहते हैं वर्साय। ठीक है, वर्साय का जो पैलेस है, वर्साय का जो पैलेस है वहां पे राज दरबार लगता है। अब आप थोड़ा सोच के देखियो, राजा है तो ऐसा तो है नहीं नॉर्मल कपड़ों में आ जाएगा, या फिर उसकी शान और शौकत नहीं होगी, जो डेकोरम होता है उसका वो होगा नहीं, डेकोरम उसका खूब हाई क्वालिटी वाला होगा। दैट्स वाई उसे अपने कोर्ट में अपनी जो लेवल है वो बना के रखने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा जब उसके एक्सपेंसेस हो जाएंगे तो सीधी बात है ट्रेजरी पे इफेक्ट आएगा और ट्रेजरी एम्प्टी होने की तरफ दौड़ती चली जाएगी। सो सेकंड रीजन वाज दैट। थर्ड थर्ड रीजन है मेंटेनिंग मिलिट्री कॉलेजेस, स्कूल्स, इटीसी। थर्ड रीजन है किंग है, मिलिट्री तो रखनी ही पड़ेगी, तो मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंसेस होंगे, कॉलेजेस भी रन होंगे, स्कूल्स भी ओपन होंगे। दैट्स वाई जो खर्चा होगा वो बहुत ज्यादा होगा और ट्रेजरी एम्प्टी होती जाएगी। अब देखो फोर्थ रीजन वाज इंपॉर्टेंट। फोर्थ रीजन है जो स्टेट है या फिर जो किंग है, आप किंग को स्टेट कह सकते हैं। यहाँ पे पूरी मशीनरी जो है किंग के साथ जुड़ी हुई है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इनके साथ जुड़ी हुई है, वो सारे के सारे स्टेट के अंदर काउंट होते हैं। जो स्टेट है, स्टेट हैड टू पे इंटरेस्ट टू मनी लेंडर्स। इस वर्ड को जरा गौर से समझना, इस सेंटेंस को। द स्टेट है, जो किंग है, वो ब्याज देता है किसको? साहूकारों को, या जो लोग उसे पैसे चुका दिए थे। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि राजा है तो वो चाहे जितने नोट छाप सकता है, चाहे जितनी करेंसी इश्यू कर सकता है, उसे ब्याज चुकाने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। इकोनॉमी जब इन फ्यूचर तुम लोग बड़े होकर पढ़ोगे तब समझोगे कि मनमर्जी से आप नोट छाप नहीं सकते, आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आप करेंसी प्रिंट मनमर्जी से करोगे आपकी विल के ऊपर, तो होगा क्या? आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे हिटलर वाले में, इसमें ये देखा जाता है कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है, और बहुत ज्यादा महंगाई वो आपको आगे समझाएंगे। लेकिन ये देखिए फ्रांस का जो किंग है उसके सामने ये कंडीशन है, ट्रेजरी एम्प्टी है,
फर्स्ट इसलिए है क्योंकि यूएसए को सपोर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंस एक्वायर करने में फ्रॉम ब्रिटेन। दूसरा ये है कि एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट है या फिर वर्साय का जो पैलेस है उस पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तीसरा जो है वो मिलिट्री को मेंटेन करना है, कॉलेजेस रन करने, स्कूल रन करने हुए हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ता है? मनी लेंडर्स को, जिन लोगों ने पैसा उधार दिया है। अब पहली बात गौर से समझिए, ये क्वेश्चन कई बार ही 1 नंबर का आ जाता है एमसीक्यूज में। व्हाट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस? लिवरे। फ्रांस की करेंसी का नाम था लिवरे। तो लिवरे वहां की करेंसी है और लिवरे करेंसी की वजह से ये सारे काम होते हैं। अब ये जो ट्रेजरी है ये एम्प्टी है, ये कंडीशन है फ्रांस के किंग के सामने जिसका नाम है लुई 16। दिस वाज क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने एक साइड जाना है कॉइन का। अब कॉइन का दूसरा साइड जानते हैं कि जो सोसाइटी है वो कैसे डिवाइडेड थी। क्या अपनी इंडिया की तरह कास्ट सिस्टम था, या फिर इंडिया की तरह रिलीजियस सिस्टम था, या फिर कुछ ऐसा समझे कि सोसाइटी के अंदर डिवीजन था, कुछ ऐसी क्लास थी, सोशल हायरार्की थी, सामाजिक श्रेणी की, कुछ अपर क्लास, कुछ लोअर क्लास, कुछ मिडिल क्लास, क्या ऐसा भी कोई था? ये सारी बातें हम लोग अब समझेंगे। ये कंडीशन आपको एक तरफ देखने की जरूरत है कि ये कंडीशन है किंग लुई 16 की। लुई 16 उसके सामने ये कंडीशन है, ट्रेजरी एम्प्टी है और उसके सामने ये सारी बातें हैं। उसका रीजन ये है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि वहां की जो डेमोग्राफी है वो क्या है, वहां की जो पीपल है वो कैसे डिवाइडेड है, इकोनॉमिक बेसिस पे डिवाइडेड है, सोशल बेसिस पे डिवाइडेड है, या फिर कोई और तरीके से डिवाइडेड है। अब याद रखना, मैं आपको एक लाइन लिखता हूं जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। सोशल स्टेटस टोटली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस। समाज में जो आपका रुतबा होता है वो हमेशा आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से क्रिएट होता है। जैसे सपोर्ट करो, किसी के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, जैसे कोई मुकेश अंबानी है, तो क्या उसकी सोसाइटी में रुतबा उसका कम होगा? कभी नहीं होगा। या फिर कोई पुअर पीजेंट है, कोई गरीब किसान है, सोसाइटी में उसका स्टेटस उतना कभी नहीं होगा। तो इस बात को समझना इस चैप्टर में कि इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो सोसाइटी में क्या स्टेटस होगा उसको डिसाइड करती है। और यही हमको समझने की जरूरत है। देखिए कैसे। जो फ्रांस है उसके जो पीपल है वो 3 एस्टेट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है फर्स्ट एस्टेट, सेकंड वाला सेकंड एस्टेट, और थर्ड वाला थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में समझिए कौन है। फर्स्ट स्टेट में आते हैं क्लर्जी। अब आप लोग पूछे क्लर्जी क्या होते हैं? जैसे अपने भी देखो इंडिया में मॉस्क के अंदर मौलाना मौलवी जी होते हैं, टेम्पल्स के अंदर मंदिर में महंत होते हैं, पुजारी जी होते हैं। ऐसे ही जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर जो चर्च होते हैं वहां पे जो प्रीस्ट होते हैं ऐसे ऐसे करने वाले, वो सारे लोग क्लर्जी के अंदर आते हैं। तो ये क्लास है एक अलग क्लर्जी, जो लोग डायरेक्ट जिनका कनेक्शन है किसके साथ? चर्च के साथ। या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से ये वो लोग हैं जो किसके साथ जुड़े हैं? रिलीजन के साथ जुड़े हैं, पुजारी पुजारी जैसे लोग। एक क्लास तो ये हो गई इन लोगों की, ये कहलाते हैं फर्स्ट एस्टेट। ओके, नाउ द सेकेंड एस्टेट। सेकेंड एस्टेट के अंदर आते हैं नोबल्स। नोबल्स एंड यू कैन से फ्यूडल्स। अब आप लोग पूछेंगे नोबल्स और फ्यूडल्स क्या होता है? अगर आपने पुरानी हिंदी मूवीज देखी हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा, पुरानी हिंदी मूवीज का मतलब जिसमें राजा महाराजा वगैरह दिखाए गए, जैसे सामंत। सामंत वगैरह खूब यूज हुआ करता था नाम। या फिर आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, जमींदार। ये वाला वर्ड भी खूब यूज होता था आप। या फिर अगर इनका जो काम देखेंगे उससे पता चलेगा ये लोग कौन है। नोबल्स या फ्यूडल्स वो लोग हैं जो किंग के बिहाफ पे किंग पे बिहाफ पे रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते हैं। और दूसरा, ये लोग जब जरूरत पड़ती है तब मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं किंग को, लुई 16 को। इसका मतलब पावरफुल पोस्ट के ऊपर है ये लोग। और थर्ड एस्टेट, अब थर्ड एस्टेट में 3 डिवीजन है।
देयर वर 3 डिवीजन इन थर्ड एस्टेट। पहले तो वो लोग जो बिग बिजनेसमैन है, दूसरे वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे लॉयर्स, ईटीसी, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स वगैरह, और थर्ड में वो लोग जो पुअर पीजेंट्स हैं, गरीब किसान या वर्कर क्लास है, जो मजदूरी करके पेट भरते हैं। देखिए सोसाइटी में डिवीजन ऐसे हैं, फर्स्ट स्टेट वाज क्लर्जी, सेकंड स्टेट वाज नोबल्स एंड थर्ड स्टेट वाज, आप अगर कंबाइन कहना चाहो तो इस अकेले थर्ड स्टेट को कह सकते हो पीजेंट्री। आप कह सकते हो पीजेंट्री। फर्स्ट वाले को कहोगे क्लर्जी, सेकंड वाले को कहोगे नोबल्स, और थर्ड नोबिलिटी भी कह सकते हो, और थर्ड वाले को कहोगे पीजेंट्री। अब देखिए यहाँ पे डेमोग्राफी क्या है। ये जो थर्ड स्टेट है ये टोटल पॉपुलेशन का 90% है। मतलब जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है फ्रांस की, उसमें से 90% लोग बिलोंग करते हैं थर्ड एस्टेट से, और बचे हुए 10% क्लर्जी और नोबल्स से आते हैं। इसका मतलब मेजोरिटी में थर्ड एस्टेट है और माइनॉरिटी में क्लर्जी और नोबल्स। अब आप लोग पूछोगे लेकिन यहाँ पे कहाँ ये प्रूव हो रहा है कि ये लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या सोसाइटी के अंदर इनकी हाई क्लास है। आपने जो सोशल स्टेटस का नाम लिया है वो कहाँ पे प्रूव हो रहा है? देखिए ये जो फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के लोग हैं इनको कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस हासिल है, कुछ विशेष अधिकार हासिल है कि ये लोग टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, इनको टैक्स पे करना नहीं पड़ता। अब टैक्स पे करना नहीं पड़ता, इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि टैक्स कोई पे क्यों नहीं करेगा? या तो वो किंग के बहुत ज्यादा पास में रहता है, या किंग उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, या किंग को उनकी बहुत ज्यादा नीड है। विदाउट इनके किंग कुछ कर नहीं सकता। तो आप समझ के देखिए कि फर्स्ट स्टेट क्लर्जी और सेकंड स्टेट नोबल्स या नोबिलिटी, ये इन दोनों को सर्टन टाइप के सर्टन प्रिविलेज हासिल है, कुछ विशेषाधिकार हासिल है। देवर देवर एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्स, इनको टैक्स पे करने से छूट दी गई है। अब जो टैक्स का सारा बर्डन है वो सारा का सारा बर्डन डाला गया है थर्ड एस्टेट में, जो 90% लोग इसके अंदर है। अब थर्ड स्टेट सारे के सारे टैक्स पे करता है, और टैक्स में भी एक कमाल की बात है, टैक्स भी कोई एक आधा नहीं है, टैक्स बहुत सारे हैं। इवन ये जो क्लर्जी है ये लोग भी टैक्स इंपोज कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पे देखा है कि जो स्टेट है वही टैक्स इंपोज करता है, लेकिन ये जो क्लर्जी है यहाँ पे ये लोग भी टैक्स इंपोज कर रहे हैं। यहाँ पे समझिए, ये जहां तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। देयर वर 3 estate, फर्स्ट वाज क्लर्जी, सेकंड वाज नोबिलिटी एंड थर्ड वाज पीजेंट्री। 90% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू थर्ड स्टेट। इन थर्ड स्टेट देयर वर बिग बिजनेसमैन, traders, merchants, lawyers, and poor peasants also. And in second state, there were only feudals, and you can say nobles. Nobles, the work of nobles were to uh, collect the revenue, and second was that provided military support to king when it's needed। ये इनका काम है। और क्लर्जी वाले जो चर्च से जुड़े हुए हैं, रिलीजन जिनका बेस है, ये लोग अपने तरीके से अपने सर्टेन प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। अब टैक्स सिस्टम देखिए, कौन पे करता है कौन पे नहीं करता। सारा का सारा टैक्स पे करते हैं थर्ड स्टेट वाले। 90% जो पॉपुलेशन है थर्ड स्टेट से बिलोंग करती है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट क्लर्जी और नोबल्स को छूट दी गई है, देवर एग्जेम्प्टेड, इनको छूट दी गई है कि आपको टैक्स पे करना नहीं है। यहीं से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है, यहीं से भेदभाव की शुरुआत होती है। अगर सोसाइटी में किसी को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे दिए जाते हैं तो होता क्या है कि वो उन राइट्स का जो उसको प्रोवाइड कराए गए हैं उसका मिसयूज करता ही करता है। ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब और भी समझेंगे। अब देखिए टैक्स कौन कौन से लिए जाते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है। टैक्स के बारे में आपका जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप 9th-10th क्लास में आगे आओगे या फिर इवन आप आगे भी जाओगे तो आपको टैक्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। देखिए वहां पे पहला टैक्स लिया जाता था टाइथ। टाइथ भी कह सकते हो, टीथ भी कह सकते हो, दोनों नाम कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं। टाइथ टैक्स जो लिया जाता था वो लिया जाता था क्लर्जी द्वारा। ये टैक्स कलेक्ट करता था क्लर्जी।
मतलब जो रिलीजन वाला जो कम्युनिटी है वो ये टैक्स इम्पोज करता था। तो टाई टैक्स होता कितना था? 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। जो भी खेत में फसल हुई है, हार्वेस्टिंग हुआ है, उसका 1/10 टाइथ। मतलब अगर 10 क्विंटल किसी के प्रोडक्शन हुआ है फील्ड के अंदर, तो उसका जो 1 क्विंटल है वो क्लर्जी वाले लेके चले जाएंगे। और ये चुकाते थे कौन? थर्ड एस्टेट वाले, पीजेंट्री वाले। सेकंड देखिए, सेकंड है टैक्स का नाम टाइल या टील कह सकते हो। ये डायरेक्ट इंपोज करता है स्टेट, मतलब आप कह सकते हो किंग इंपोज करता है। और ये दोनों टैक्स हैं, ये दोनों के टैक्स, इनका बर्डन पड़ता है पीजेंट्री के ऊपर, जो थर्ड स्टेट के लोग, मतलब उन्हीं को पे करना है। अब आप कंडीशन देखिए, एक तरफ तो किंग है जिसका ट्रेजरी एम्प्टी है, और दूसरी तरफ ये कंडीशन है, सारा का सारा टैक्स का बर्डन फेस कर रहे हैं थर्ड स्टेट वाले। अभी तक सब कुछ चले आ रहा था, किसी ने अपोज नहीं किया था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, किसी को कोई इश्यू था नहीं, किसी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आती भी तो थी तो कोई किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता नहीं था। अब देखिए ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से लोग किंग के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हमें यह समझना होगा कि किंग के अगेंस्ट लोग तभी होते हैं जब स्कैर्सिटी हो जाती फूड की, फूड स्कैर्सिटी हो जाती है। जब लोग भूखे मरने की नौबत आती है तभी लोग किंग के अगेंस्ट खड़े होते हैं। अब आप ये देखिए भूखे मरने की नौबत आती क्यों है? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। टैक्स पेड बाय ओनली थर्ड स्टेट, टैक्स सारा का सारा थर्ड स्टेट पे कर रहा है। इसमें मोस्टली आते हैं मेजोरिटी वाले पीजेंट्स, 90% जो लोग हैं वो है। देखिए अब ध्यान से, एक तो उस टाइम पे पहले से कंपैरिजन करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ कुछ ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो हो गई थी, 23 मिलियन लोग हो गए थे, पहले 17 मिलियन थे और हो गए 23 मिलियन। अब जब पॉपुलेशन ग्रोथ कर जाती है तो पॉपुलेशन खाना भी खाती है और उसका कंजप्शन भी बढ़ जाता है, उपभोग बढ़ जाता है, अनाज तो खाएगी खाएगी, तो फूड स्कैर्सिटी अपने आप ही होगी। पहली बात तो लोग ज्यादा हो गए। दूसरा आप कह सकते हो टैक्स बर्डन, तो टैक्स ऑलरेडी इम्पोज्ड है, जो ऑलरेडी क्लर्जी और स्टेट इम्पोज करता है वो भी उन्हीं को पे करना है। और थर्ड आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंट फेमाइन, बार बार अकाल आते हैं, बार बार हेस्ट्रॉम आते हैं, बार बार तूफान आते हैं। तो हार्वेस्टिंग अच्छी होती नहीं है, प्रोडक्शन अच्छा होता नहीं है, लेकिन उन्हें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। दे हैड टू पे टैक्स, क्योंकि ऊपर से इम्पोज किए गए हैं, स्टेट इम्पोज कर रहा है, क्लर्जी इम्पोज कर रहा है। अब ये बात आप समझ, उनके सामने सिचुएशन क्या है कि ना तो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो भी रहा है तो टैक्स में स्टेट लेके चला जाता है, क्लर्जी वाले लेके चला जाते हैं। और तीसरा पॉपुलेशन ग्रो हो गई है तो जो ग्रेन्स है उसकी शॉर्टेज हो गई है, और ग्रेन्स की शॉर्टेज है तो डिमांड सप्लाई का खेल है। जैसे इधर समझिए, डिमांड हाई है, हाई क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो गई है, लेकिन प्रोडक्शन उतना का उतना ही है, सप्लाई वो की वो है। तो जो प्राइस है किसी भी ग्रेन के, किसी भी प्रोडक्ट का, वो हाई हो जाएगा। जो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड हाई है, मांग ज्यादा है, सप्लाई उतनी ज्यादा है नहीं, तो क्या हो जाएगी? प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गई। ये सारी कंडीशन है फ्रांस की इन लेट 18th सेंचुरी। 1774 में जब लुई 16 किंग बन जाता है उसके बाद की कंडीशन। एक तरफ तो लुई 16 है जिसकी ट्रेजरी एम्प्टी है, विदाउट ट्रेजरी वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो किंग है और इसे रूल करने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया गया है, थर्ड एस्टेट के लोग हैं, वो ऑलरेडी स्टारवेशन में है, मतलब भूखे मर रहे हैं, और उनके ऊपर अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। और एक कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह जो है वो आती है जब लोग अवेयर हो जाते हैं। देखिए जब तक अवेयरनेस नहीं आती तो किंग को कोई चैलेंज नहीं करता। लोग सोचते थे किंग तो आप कह सकते हो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। ये बात पूरे पुराने जमाने में पहले भी कही जाती थी और इंडिया में भी बहुत बार दोहराई जाती थी। रिपीटिंग वर्ड था, बार बार लोग कहते थे जो किंग है वो रिप्रेजेंटेशन है गॉड की, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, और उसके पास पावर भी हुआ करती थी। दैट्स वाई लोग डरते थे, दे वर फ्राइटेंड, कि अगर हम लोग किंग को अपोज करेंगे तो हो सकता है हमारा ब्रूटल रिप्रेशन कर दे, बहुत बुरे तरीके से हमें कुचल दिया जाए या मार दिया जाए। तो इन सब चीजों को समझने के लिए
आपको समझना पड़ेगा कि अवेयरनेस की कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग जब अवेयर हो जाते अपने राइट्स के लिए तो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उस जमाने में कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हुए, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हुए, पॉलिटिशियन तो मैं नहीं कहूंगा, पॉलिटिकल थिंकर्स हुए, जिन लोगों ने ऐसे आइडियाज दिए कि किंग कोई ऐसा नहीं है, कोई अलग प्लैनेट से आया है, किंग भी अर्थ पे ही आया है, आप लोग भी इसी अर्थ पे आपका बर्थ हुआ है, तो आपका और किंग का बिल्कुल जो राइट है वो इक्वल है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट स्टेट वाले क्लर्जी वाले, इसके अलावा ये जो सेकंड स्टेट वाले, ये दोनों हैं, ये सर्टेन टाइप के जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, विशेष अधिकार एंजॉय कर रहे हैं, इनको भी राइट होना नहीं चाहिए। बिकॉज एट द लास्ट वी ऑल आर इक्वल, क्योंकि अंत में हम सभी समान ही हैं। तो दैट्स वाई लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आती है, और इसी अवेयरनेस की वजह से वो लास्ट में किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। जहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, बास्टिल फोर्ट पे अटैक होता है, वो सारा का सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जहां तक मुझे लगता है आपको बेसिक समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।